क्या बागपत में बच्चों का भविष्य तैयार हो रहा था या किसी बड़े हादसे की पटकथा लिखी जा रही थी? क्या लाइब्रेरी के नाम पर छात्रों को ऐसे कमरों में बैठाया जा रहा था जहां सांस लेना तक मुश्किल था? क्या कोचिंग सेंटरों की चकाचौंध के पीछे सुरक्षा के नियम दम तोड़ चुके थे? क्या प्रशासन की नजर अब खुली या फिर हमेशा की तरह किसी बड़े हादसे ने व्यवस्था को जगाया है? और क्या कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की बढ़ती भीड़ के पीछे सिर्फ शिक्षा का संकट है या फिर बेरोजगारी की भी वह कहानी छिपी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता? आज हम आपको दिखाएंगे 8x6 के कमरे की हकीकत, सील हुए संस्थानों की तस्वीरें, सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती जांच, अभिभावकों की जिम्मेदारी, शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई और बेरोजगारी से जुड़ा वह पहलू जिस पर शायद अब तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। क्योंकि मामला सिर्फ कोचिंग सेंटरों का नहीं, मामला बच्चों की सुरक्षा, युवाओं के रोजगार और व्यवस्था की जवाबदेही का है। नमस्कार, मैं अरुण राठी और आप देख रहे हैं भास्कर समाचार। आज सवाल उठता है, क्या हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या खतरे के बीच बैठकर अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं? क्या लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर शिक्षा के मंदिर है या फिर छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले व्यवसायिक केंद्र बन चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागता है? आज हम इस पूरे मामले का विश्लेषण करेंगे, तस्वीरों के साथ, तथ्यों के साथ और उन सवालों के साथ जिनका जवाब हर अभिभावक, हर कोचिंग संचालक, हर जनप्रतिनिधि और प्रशासन को देना चाहिए। पहला सवाल कि आखिर बागपत में ऐसा क्या मिला कि प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखी? लखनऊ में कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद बागपत प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिले में नियमों के विपरीत संचालित कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी के खिलाफ दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। गुरुवार को प्रशासन, प्राधिकरण, दंकल विभाग, नगर पालिका, तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर 2 दर्जन से अधिक कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी सील कर दिए। लेकिन कार्रवाई के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरा सवाल कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजना चाहेंगे जहां पर सांस लेना तक मुश्किल हो? बड़ौत में कई लाइब्रेरी ऐसे कमरों में संचालित होती मिली जिनका आकार मात्र लगभग 8x6 फीट था। इन कमरों में दर्जनों कुर्सियां लगाकर छात्रों को बैठाया जाता है। हालात ऐसे थे कि वहां पर्याप्त वेंटिलेशन तक नहीं था और सांस लेना भी मुश्किल महसूस हो रहा था। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसी जगह आग लग जाए तो क्या होगा? अगर अचानक भगदड़ मच जाए तो क्या होगा? और अगर कोई छात्र बीमार हो जाए, उसे बाहर निकालने का रास्ता कहां होगा? तीसरा सवाल, क्या लाइब्रेरी का मतलब सिर्फ वाईफाई और एक कुर्सी रह गया है? संयुक्त टीम ने नेहरू रोड, गुराना रोड, रामबाग कॉलोनी, बिजनौर रोड, गांधी रोड और भगवान महावीर मार्ग स्थित संस्थानों का निरीक्षण किया। जांच में अग्निशमन उपकरणों की कमी, आपातकालीन निकासी मार्ग का अभाव, फायर एनओसी न होना और अन्य जरूरी दस्तावेजों की कमी जैसे गंभीर खामियां सामने आई। इसके बाद नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई की गई। यानी जहां छात्र अपने भविष्य की तैयारी कर रहे थे, वहां सुरक्षा की बुनियादी व्यवस्थाएं तक मौजूद नहीं थी। चौथा सवाल, क्या कार्रवाई सिर्फ छोटे संस्थानों पर हुई? नहीं, इस बार प्रशासन की कार्रवाई केवल छोटे संस्थानों तक सीमित नहीं रही। शहर के चर्चित और बड़े कोचिंग संस्थान भी जांच के दायरे में आए। अधिकारियों ने बताया कि मानकों में कमी मिलने पर आकाश इंस्टीट्यूट सहित अन्य बड़े संस्थानों पर भी कार्रवाई की गई। इससे यह संदेश जरूर गया कि नियमों के पालन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल फिर भी बचा हुआ है, अगर कमियां पहले से थी, कार्रवाई अब क्यों? ये आकाश इंस्टीट्यूट है और पिछले 1 साल से बड़ौत में चल रहा है। आज सीलिंग की कार्रवाई क्या नोटिस दिया था आपको? नहीं, सीलिंग की कार्रवाई का नोटिस नहीं दिया था कोई भी, बट सीलिंग की कार्रवाई को मैं इसको बाहर एक प्रशासनिक कार्रवाई को पॉजिटिव लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है हम लोग किसी मानक की कोई कमी रही हो, तो बच्चों की सुरक्षा सबसे पहला काम है हम लोगों का।
अगर कोई छोटी मोटी कमी भी होगी तो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है, छोटी जो कोई दुरुस्त करके उस चीज़ को, और हम नियम के अनुसार ही चलते हैं। करीब कितने बच्चे यहाँ शिक्षा पा रहे हैं, कोचिंग पा रहे हैं? 110 बच्चे हैं वर्तमान अभी में। सील होने के बाद क्या स्थिति रहेगी? अब देखो, बच्चों की पढ़ाई का तो नुकसान मैं किसी कीमत पे होने नहीं दूंगा। चाहे मुझे कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़े, हो सकता है ऑनलाइन के माध्यम से, हो सकता है कि वो किसी खुली जगह में, हमारे टीचर्स इतने प्रतिबद्ध हैं कि खुली जगह में रह के भी उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो 10 टीचर हैं मेरे पास अभी, तो टीचर महिला भी हैं और पुरुष भी हैं, तो वो विषम परिस्थितियों में भी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे। तो जैसे भी आपने कहा कि खुली जगह में, तो खुली जगह में किस तरह से व्यवस्था कर पाएंगे? बस सर, मजबूरी का तो नाम मजबूरी है, ये तो एक प्रशासनिक, एक उसमें कोई ऐसा सोचा समझा प्लान तो नहीं है, बट उतनी टेक्निकल व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बट एक सिंपल ब्लैक बोर्ड से भी पढ़ाऊंगा, पर बच्चों का नुकसान कम से कम हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। 5वां सवाल, क्या अभिभावकों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? यह कार्रवाई अभिभावकों के लिए भी एक चेतावनी बनकर सामने आई है। अक्सर बच्चे पढ़ाई के नाम पर लाइब्रेरी भेज दिए जाते हैं, लेकिन कितने अभिभावक यह देखने की कोशिश करते हैं कि जिस लाइब्रेरी में उनका बच्चा बैठ रहा है वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम है? क्या वहां पर्याप्त जगह है? क्या वहां प्रकाश की व्यवस्था है? क्या वहां वेंटिलेशन है? क्या आपातकालीन निकासी की व्यवस्था है? क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि लाइब्रेरी केवल वाईफाई और कुर्सियों का नाम नहीं, छात्रों के लिए सुरक्षित स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना संचालकों की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या केवल संचालकों की या अभिभावकों की भी? छठा सवाल कि आखिर छात्र ऐसी जगहों पर जाते ही क्यों हैं? कुछ छात्रों ने माना कि कई लाइब्रेरी में बैठने की व्यवस्था बेहद सीमित थी, लेकिन पढ़ाई के दबाव और घर में उचित माहौल न मिलने के कारण वे वहां जाते थे। यानी समस्या केवल लाइब्रेरी की नहीं, समस्या यह भी है कि हजारों छात्रों को घर में पढ़ने का माहौल ही नहीं मिल रहा और वे मजबूरी में ऐसी जगहों का सहारा लेते हैं। सर देखो, प्रशासन की तरफ से मैं तो ये कहूँगा कि इससे पढ़ाई में बहुत घाटा है, क्योंकि अभी यूपीटीपीएससी के एग्जाम लगे हैं। अब मान लो 1 महीने बाद हमारा एग्जाम है, तो हम कहाँ जाके जाएंगे? घरों में अगर ऐसा माहौल होता तो हम लाइब्रेरी में नहीं पढ़े थे। और दूसरी बात, लाइब्रेरी में यहाँ पे जो इस लाइब्रेरी को सील करा है, इस लाइब्रेरी में ऐसा कुछ है ही नहीं। 12 सीट की लाइब्रेरी है, मानक भी इनकी वही बात, मानक के लिए 12 सीट के लिए कौन कौन पाइपलाइन वगैरह करेगा? हायर एजुकेशन सर भी लगे हुए हैं कि यहाँ पे 12 सीट में कुछ नहीं होता, फिर भी इन्होंने सब लाइब्रेरी खैर सील कर दी। पर इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट तो अपना एग्जाम की डेट आगे नहीं करने की, अब हम कहाँ जाकर पढ़ेंगे इस चीज़ के लिए? हम तो परेशान हो गए, हमारे घरों में माहौल है ही नहीं ऐसा। अगर माहौल होता तो हम घर जाकर पढ़ते। अच्छा, घर में पढ़ने में क्या दिक्कत आती है? घर में पढ़ने में माहौल ही है जी, बच्चे हैं छोटे छोटे, वे बच्चे डिस्टर्ब करें, इसीलिए तो हम यहाँ पे लाइब्रेरी में, वरना घर तो सबके सेफ है, सब सेफ तो घर ही है। लेकिन लाइब्रेरी ज़्यादा से ज़्यादा सेफ ही हो, क्योंकि यहाँ पे एकांत में पढ़ ले आदमी, बातचीत नहीं होती कुछ भी, और एक सही स्ट्रक्चर हो, पोस्चर हो बैठने का। यहाँ पे तो हम बहुत सही थे, अब हम तो परेशान है इस चीज़ के लिए। प्रशासन हम प्रशासन से एक अपील करेंगे, भाई अगर तुमने लाइब्रेरी के लिए करा है, चलो सुरक्षा ठीक भी है सुरक्षा के लिए, लेकिन इसके लिए एग्जाम की डेट तो एक्सटेंड करो, फिर एग्जाम डेट एक्सटेंड कर दो 2-3 दिन के लिए। क्योंकि जो बच्चे वहाँ पर हुए हैं, एक्सीडेंटल जो भी हुआ है, उनके लिए हम भी, हमारा भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, लेकिन उस चीज़ के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। क्या शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल हो रही है? अब जरा सोचिए कि महंगे स्कूल, महंगे कॉलेज, भारी भरकम फीस, इसके बावजूद बच्चों को कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर स्कूल और कॉलेज पर्याप्त होते तो क्या कोचिंग उद्योग इतना बड़ा हो पाता? क्या समानांतर शिक्षा व्यवस्था नहीं बन चुकी है? और अगर बन चुकी है तो इसकी निगरानी कौन करेगा? 8वां सवाल, क्या कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी की बढ़ती संख्या के पीछे बेरोजगारी भी एक बड़ी वजह है? यह सवाल शायद इस पूरी बहस का सबसे अनदेखा पहलू है। जब प्रशासन कार्रवाई करता है तो भवन, फायर, एनओसी, मानक और सुरक्षा की बात होती है, और होनी भी चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की है आखिर इन कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी को चला कौन रहा है? इनमें से बड़ी संख्या उन पढ़े लिखे युवाओं की है जिन्होंने डिग्रियां हासिल की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, लेकिन उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिला। नतीजा, किसी ने कोचिंग सेंटर खोल लिया, किसी ने लाइब्रेरी शुरू कर दी, किसी ने छात्रों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि जीवन चलाना भी एक मजबूरी है।
अब सवाल उठता है कि अगर इन युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरी मिल जाती तो क्या वे किराए के कमरों में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए मजबूर होते? अगर उन्हें सरकारी या निजी क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार मिल जाता तो क्या वे लाइब्रेरी संचालित करके अपना खर्च चलाने की कोशिश करते? शायद बिल्कुल नहीं। सच्चाई यह है कि कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी केवल शिक्षा का विषय नहीं है, यह बेरोजगारी की कहानी भी कहते हैं। एक तरफ छात्र नौकरी पाने के लिए कोचिंग में बैठा है तो दूसरी तरफ उसे पढ़ाने वाला युवा खुद कभी नौकरी की तलाश में था। एक तरफ लाइब्रेरी में बैठा छात्र सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है तो दूसरी तरफ लाइब्रेरी चलाने वाला युवक अपनी रोजी रोटी के लिए उसी लाइब्रेरी पर निर्भर है। यानी इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में कहीं ना कहीं रोजगार का संकट भी मौजूद है। इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर मानकों के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं, सवाल यह भी है क्या हमारी व्यवस्था पढ़े लिखे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप पर्याप्त अवसर दे पा रही है? क्योंकि जिस दिन युवाओं को उनकी क्षमता और शिक्षा के अनुरूप रोजगार मिलने लगेगा उस दिन शायद ऐसे कई कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी खोलने की मजबूरी भी कम हो जाएगी। ये आत्मनिर्भर बनने के लिए कहते हैं, ठीक है, भी आत्मनिर्भर। जब कोई आदमी कोशिश करता है आत्मनिर्भर बनने की, अपनी सुविधाओं को पूरा करने की, गरीबी को दूर हटाने की, आर्थिक स्थिति को थोड़ा दूर करने की, उस पर सरकार ऑब्जेक्शन उठाती है। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए परमिशन लेना हर आदमी के तो बस की बात नहीं। ये बताओ जो मिडिल क्लास लोग हैं वे कैसे इसको आगे वो करवाएंगे? मानक बताइए, जिन्होंने क्या मानक होनी चाहिए लाइब्रेरी चलाने के लिए बताया कुछ? कुछ नहीं बताया इन्होंने, डायरेक्ट सील करने के लिए आ गई। अपने यहाँ पे हमारे यहाँ 3 गेट है, एग्जॉस्ट भी है, सारी मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अगर कोई परिस्थिति होती भी है तो बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल कि अब तक प्रशासन कहां था? कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि इतने बड़े स्तर पर नियमों की अनदेखी हो रही थी तो अब तक प्रशासन की नजर इन संस्थानों पर क्यों नहीं पड़ी? क्या किसी बड़े हादसे के बाद ही व्यवस्था जागती है? यदि इससे पहले कोई दुर्घटना हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? कौन उसकी जिम्मेदारी लेता? क्या हर बार किसी बड़ी त्रासदी के बाद ही नियमों की किताबें खोली जाएगी? क्या नियमित निरीक्षण केवल कागजों तक सीमित है? और अगर नहीं तो फिर इतनी बड़ी संख्या में खामियां एक साथ कैसे मिल गई? यह सवाल केवल बागपत का ही नहीं, यह सवाल पूरे प्रदेश का है, क्योंकि हर शहर में हजारों छात्र ऐसे हैं जो कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों में बैठकर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जिले में नियमों के विपरीत संचालित कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या वह कार्रवाई स्थायी बदलाव लाएगी या फिर कुछ दिन बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? क्या कोचिंग सेंटर सुरक्षा मानकों का पालन करेंगे? क्या अभिभावक अपने बच्चों के बैठने की जगह को जाकर खुद देखेंगे? क्या पढ़े लिखे युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिलेगा? और क्या प्रशासन भविष्य में किसी हादसे का इंतजार किए बिना ऐसी जांच जारी रखेगा? क्योंकि मुद्दा सिर्फ सीलिंग का नहीं है, मुद्दा उन बच्चों की सुरक्षा का भी है जिनके सपने देश का भविष्य टिका हुआ है। मुद्दा उन युवाओं का भी है जो रोजगार न मिलने पर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चलाकर अपना जीवन चला रहे हैं। और मुद्दा उस व्यवस्था का है जो शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर जवाब मांग रही है। आज बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। क्या आपने कभी उस लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर को देखा है जहां आपका बच्चा रोज कई घंटे बिताता है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि सवाल उठता है